स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर कुलसुम मलिक। आज भी हम आपके लिए एक दिलचस्प प्रैक्टिकल लेकर आए हैं और इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दो स्टूडेंट्स, मुईज और बिलाल। मुईज और बिलाल, आप लोग क्या बातें कर रहे थे? मिस, मुइज के हाथ बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं, लगता है इसको बुखार हो रहा है। अरे बिलाल, मुझे बुखार नहीं हो रहा है। अभी पीटी पीरियड था, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी है, इसलिए मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है। अच्छा, मुईज, आप अपनी जगह पर आएं ताकि हम प्रैक्टिकल शुरू करें। ओके मिस जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ क्यों जाता है? बिलाल, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और हमारा बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। जी मिस, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना। हमने पिछले प्रैक्टिकल में पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है और हमारे सेल्स इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए एनर्जी खारिज करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। स्टूडेंट्स, ये बात तो आप जानते ही हैं कि इंसानों की तरह पौधों को भी जिंदा रहने के लिए तवानाई की जरूरत होती है। पौधे रेस्पिरेशन के अमल के जरिए तवानाई हासिल करते हैं, जिसमें से 55% तवानाई केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, जिसे सेल इस्तेमाल कर सकता है। बाकी एनर्जी हीट की शक्ल में खारिज हो जाती है। इंटरेस्टिंग। मिस, तो क्या बीज भी हीट खारिज करते हैं? लेकिन बीज गर्म तो नहीं होते, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हीट रिलीज हो गई है? जी स्टूडेंट्स, जर्मिनेशन के दौरान बीज भी हीट खारिज करते हैं। आइए आज के तजुर्बे के जरिए देखते हैं कि जर्मिनेटिंग सीड्स में एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हीट का इखराज होता है या नहीं। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन से मुताल्लिक एक एनिमेशन थ्योरी देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी पैदा करती है। एनर्जी यानी तवानाई एटीपी और हीट की शक्ल में खारिज होती है। एटीपी जर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है और हीट खारिज हो जाती है। इस तरह जब जर्मिनेटिंग सीड में ये अमल हो रहा होता है तो हरारत खारिज होने से इनका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। मिस, ये एटीपी होता क्या है? बिलाल, एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल है जो कि तमाम प्रोसेसेस के लिए एनर्जी सप्लाई करता है। जैसा कि आपने थ्योरी में भी देखा कि रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, तो इस एनर्जी को सेल बराह रास्त इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ये एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल बनाने में इस्तेमाल होती है, जो कि जरूरत पड़ने तक एनर्जी को महफूज रखता है। अरे वाह मिस, एटीपी तो बिल्कुल रिचार्जेबल बैटरी की तरह काम करता है। जैसे कि हमारे मोबाइल की बैटरी भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करती है और फिर जिससे हमारा फोन काम करता है। जी बिल्कुल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले सामान पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास मौजूद है रुई, 1% क्लोरीन सोल्यूशन, 2 थर्मामीटर्स। इस पेट्री डिश में हमारे पास मौजूद हैं उबले हुए मटर के दाने। इस पेट्री डिश में हमारे पास मौजूद हैं भिगोए हुए मटर के दाने, 2 थर्मस फ्लास्क्स और 2 हमें चाहिए आयरन स्टैंड्स। मिस, आपने 2 पैटी डिशेज में मटर के बीज क्यों लिए हैं? स्टूडेंट्स, पेट्री डिश ए में मैंने भिगोए हुए मटर के बीज लिए हैं। इन्हें मैंने 24 घंटे तक भिगोया है, जबकि पेट्री डिश बी में मैंने उबले हुए मटर के बीज लिए हैं। इन्हें मैंने 10 मिनट तक उबाला था और फिर इन्हें ठंडा कर लिया। इसके बाद आखिर में मैंने दोनों पेट्री डिश के बीजों को क्लोरीन सोल्यूशन में भिगोया है। मिस, 1% क्लोरीन सोल्यूशन को हम एज ए जर्मिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बीच में अगर कोई फंजी या फिर बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाए। जी बिल्कुल मुईज, और एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा कि जर्मिसाइड को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। और यहाँ एक बात बहुत अहम है कि हमें कोई ऐसे बीज इस्तेमाल नहीं करने हैं जिन्हें बहुत लंबे अरसे तक भिगो के रखा गया हो। आइए अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। मैंने 2 थर्मस फ्लास्क लिए हैं जिस पे हमने ए और बी मार्क कर लिया है। अब मैं ए फ्लास्क को बिलाल को दूंगी, जिसमें वो बगैर उबले हुए बीज डालेंगे, यानी कि जो बीज हमने भिगोकर रखे थे 24 घंटे। और फ्लास्क बी में मैं उबले हुए बीजों को डालूंगी।
اب میں دونوں فلاسک کے منہ میں تھرمامیٹر لگاؤں گی اور روئی سے ان کو اچھی طرح سے بند کر دوں گی تاکہ اس میں ہوا داخل نہ ہو سکے. اب میں آئرن سٹینڈ کی مدد سے فلاسک کو الٹا کروں گی. اب ہمارا پیراٹس تیار ہے. جرمینیٹنگ سیڈز کے ساتھ فلاسک اے ہمارا ایکسپیریمنٹل سیٹ اپ ہے، جبکہ نان جرمینیٹنگ سیڈز کے ساتھ فلاسک بی ہمارا کنٹرول سیٹ اپ ہے. مس، جرمینیٹنگ سیڈ وہ بیج ہوتے ہیں نا جس میں پودا نکل سکے یا وہ گرو کر سکیں؟ جی بالکل معیز. اب آپ ان دونوں اپیریٹس کا ابتدائی درجہ حرارت نوٹ کر لیں. مس، میں دونوں فلاسک کا ابتدائی ٹیمپریچر 31 ڈگری سینٹی گریڈ اپنی آبزرویشن ٹیبل پہ نوٹ کر رہا ہوں. اسٹوڈینٹس، اب ہم اپنے اپیریٹس کو 40 سے 48 گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں گے اور 2 دن بعد آ کر اس کا مشاہدہ کریں گے. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ 2 دن گزر چکے ہیں اور ہم پھر سے آپ کے سامنے ہیں. اب ہم اپنے اپیریٹس کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا درجہ حرارت میں کیا تبدیلی آئی ہے. بلال، آپ ذرا درجہ حرارت نوٹ کیجئے. مس، فلاسک اے 41 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت دکھا رہا ہے، جبکہ فلاسک بی وہی درجہ حرارت دکھا رہا ہے جو ہم نے 48 گھنٹے پہلے نوٹ کیا تھا. بلال، اب آپ اس آخری درجہ حرارت کو بطور T2 آبزرویشن ٹیبل میں نوٹ کر لیں. اب ہم T2 میں سے T1 کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس ٹیمپریچر کا ڈفرنس آئے گا 10 ڈگری سینٹی گریڈ. مس، ٹیمپریچر میں فرق دیکھنے کے بعد ہم اس بات کا آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں سیڈز کی جرمینیشن کے دوران ٹیمپریچر میں فرق آتا ہے، یعنی ہیٹ پیدا ہوتی ہے. مس، کیا وجہ ہے کہ ابلے ہوئے سیڈز میں جرمینیشن نہیں ہوئی؟ بلال، سیڈز کو بوائل کرنے کی وجہ سے ایسے انزائمز جو جرمینیشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں اور سیڈز جرمینیٹ نہیں کر پاتے. آئیے اب جلدی سے اپنے ایکسپیریمنٹ کو دہراتے ہیں. آج کے پریکٹیکل میں ہم نے جرمینیٹنگ سیڈز میں ایروبک ریسپیریشن کے دوران ریلیز ہونے والی ہیٹ کے بارے میں تحقیق کی. ہم نے 2 تھرمو فلاسک لیے اور انہیں اے اور بی کا نام دیا. اس کے بعد ہم نے لائیو سیڈز یعنی بغیر ابلے بیجوں کو اے میں ڈالا اور ڈیڈ سیڈز جنہیں ابالا گیا تھا انہیں بی میں ڈالا. پھر ہم نے دونوں فلاسک میں تھرمومیٹر لگایا اور انہیں روئی سے بند کر دیا تاکہ ان میں ہوا داخل نہ ہو سکے، اور آئرن سینڈز کی مدد سے فلاسک کو الٹا کر دیا اور اسے 48 گھنٹے تک چھوڑ دیا. 48 گھنٹوں بعد ہم نے دیکھا کہ فلاسک اے میں درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ گیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جرمینیٹنگ پروسیس کے دوران ہیٹ خارج ہوتی ہے. اسٹوڈینٹس، آج کا پریکٹیکل یہیں پہ ختم ہوتا ہے. جانے سے پہلے آج کا سوال، فلاسک کو الٹا کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ بہت خوب، یہ پریکٹیکل بہت مزیدار تھا مس. جی معیز، آپ لوگ اسی توجہ سے تجربہ کریں گے تو آپ کو ہر تجربہ انٹرسٹنگ لگے گا. اگلے تجربے کے ساتھ پھر ملیں گے. جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ مس. اللہ حافظ مس.